और आज हम बात करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविजंस की। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविजन। तो हम आपको ले चलते हैं ईयर 1991 से पहले। पहले होता क्या था कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन जिसे बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, वो सब नहीं थी। तो ईयर 1991 में ये लागू हुई थी। तो उससे पहले क्या होता था कि हम लोग ट्रांज़ैक्शंस करते थे, ट्रेड करते थे, वो अपनी बाउंड्री के विदिन करते थे। अब क्या हुआ, अब मिस्टर मनमोहन सिंह जी आए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या करा, एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब जब ग्लोबलाइजेशन होने होने लगा तो लोग क्या करने लगे, बाहर जाकर अपने ट्रेड को बढ़ावा देना या फिर अपना कोई ट्रांजेक्शन करना, या बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो एक से ज़्यादा देशों में काम कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए धीरे धीरे। क्या, जैसे कि मतलब क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे कमाया और यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करने लगे, वो अपने प्रॉफिट को ना शिफ्ट करने लगे। भाई उन्हें उन्हें पता लगा कि हाँ, इस कंट्री में टैक्स रेट कम है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि अपने बेस को इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उससे ये हुआ कि भाई इंडिया में तो उन्हें कम टैक्स देना पड़ा, और जहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया वहाँ पे या तो टैक्स नहीं था या बहुत ही कम टैक्स था, तो उनको डबल बेनिफिट होने लग गया। तो ये चीज़ उस समय तक तो गवर्नमेंट को समझ नहीं आई, लेकिन जब बाद में उन्हें पता लगा अच्छा ये सब चल रहा है, तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि किस तरीके से प्राइसिंग होनी चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन की। तो उस प्राइसिंग को निकालने के लिए उन्होंने एक एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब वो ट्रांजेक्शन किस प्राइस पे होना चाहिए था, एएलपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो कंसेप्ट निकाला कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हम भाई एएलपी कैलकुलेट करेंगे। अगर एएलपी आपका एक्चुअल ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ मैच हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो आइए हम इसका सीरीज समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें बात करते, देखो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की शुरुआत ही आपका होता है कि जब आप रिलेटेड पार्टी हो। मीन जैसे कि मैं कंपनी हूँ, एज अ होल्डिंग कंपनी, मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी या जिसमें मैंने 26% और मोर वोटिंग पावर जिसमें हेल्ड किया हुआ है। तो ऐसे करके मतलब रिलेटेड पार्टी से शुरू हो जाता है कि आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है, कोई ना कोई रिश्ता है आपके बीच में। तो अगर कुछ ऐसा होता है और प्लस उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स होता है, तो फिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि, और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस को मतलब एज अ असेसमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें यही तो होता है कि भाई आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और आपने जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन किया, डिपार्टमेंट को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। वो तो कहते हैं कि भाई नहीं, जो जिस जिस ट्रांजेक्शन जिस प्राइस पे आपने ट्रांजेक्शन किया है भाई, वो तो हमारे एएलपी से मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इसको हम असेसमेंट के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप वन यही ये होता है कि आप दो दो कंपनियां ट्रांजेक्शन करती हैं और जो कि रिलेटेड होती हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। तो कंपनी ने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन किया, या तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये लोग करते हैं ट्रांजेक्शन तो इन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, भाई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कि हमने किस पार्टी से ट्रांजेक्शन किया, कैसे किया, सारा कुछ। ठीक है, फिर वही डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते हैं कहाँ पे, डिपार्टमेंट पे। अब जैसे किसके रूप में, रिटर्न के रूप में जमा करते हैं। जैसे कि आपका ना इसमें लोकल फाइल, मास्टर फाइल, और एक आजकल तो वो चल रहा है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, सेक्शन 286। तो ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट को जमा करनी पड़ती है रिटर्न के रूप में। अब जैसे ही डिपार्टमेंट के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, अब उनके पास आ गई पावर असेसमेंट करने की। भाई तभी तो शुरू होगा, तभी तो पता लगेगा कि हाँ, आपने इस तरीके से काम किया था और जो आपने किया था वो या तो सही होगा या गलत होगा। तो वो उनके हाथ में, तो वो क्या करेंगे, असेसमेंट करने की सोचेंगे। ठीक है, अगर उन्हें सब कुछ सही लगा, उन्हें लगा कि हाँ भाई सही प्राइस पे आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो असेसमेंट होगा ही नहीं। और उन्हें लगा कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेंगे, आपका असेसमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसके पास क्या होता है, तीन तरीके होते हैं भाई, या तो वो खुद ही कर ले, खुद भी कर सकता है। खुद करने के लिए भाई इसमें इन्होंने 6 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, वो 6 मेथड रूल 10 में लिखे हुए हैं। जैसे कि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया,
कॉस्ट प्लस मेथड हो गया, आपका TNMM मेथड, ये सारे मेथड्स हैं मतलब, तो वो उनको यूज़ करके आप वो टीपी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है टीपी निकालने के लिए, तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाता है कि भाई साहब मैं तो निकाल नहीं पा रहा हूँ, आप ही निकाल के दे दीजिए, ठीक है। वो कर सकता है। या तीसरा क्या होता है ना, एक होता है APA, जिसे बोलता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो ये कौन करता है, ये असेस ही कर लेता है पहले ही भाई, उसे लगता है कि बाद में ना इतने लिटिगेशन में नहीं जाना है भाई, तो पहले ही वो APA एक बॉडी होती है, वहाँ पे जाते हैं। तो उसमें डिपार्टमेंट और ये जो असेसी होता है, तो वो दोनों पे एप्लीकेबल बाइंड होते हैं दोनों, ठीक है। तो वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं भाई अजम्पशन क्या लेना है, क्या बेसिस लेना है, ठीक है, किस तरीके से हमको ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना होगा, तो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो लिखा ना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एडवांस में ही पता लगा लेंगे, इससे बाद में ना भाई तुम दिक्कत करो ना हम अपनी तरफ से दिक्कत करें, जो डिसाइड हुआ है उसी प्राइस पे हम क्या करेंगे, अपना ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इन तीन तरीकों से आपका टीपी निकलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका टीपी निकल गया, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसको एक्चुअल ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ कंपेयर करेगा। भाई आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किए, ठीक है, और उसने जो अपने हिसाब से टीपी निकाला, तो दोनों का कंपैरिजन होगा। अगर उसे लगा कि हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट उसे लगा कि नहीं, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो आपकी इनकम बढ़ रही है, भैया आपकी इनकम बढ़ रही है, या फिर आपका लॉस कम हो रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई आप क्या करो, आप अपना पेबल मतलब जो भी आपका बन रहा है वो आप जमा कराओ, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है इस केस में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि ट्रांसफर प्राइसिंग जब वो कैलकुलेट कर लेगा ना, तो एक फर्दर ट्रांसफर प्राइसिंग चेक होता है, मतलब उसमें आपका सेफ हार्बर रूल आ जाता है, और दूसरा आता है रेंज कंसेप्ट। मतलब सेफ हार्बर रूल में क्या होता है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसी जहाँ पे वो जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग निकला है वो मतलब स्पेसिफाइड एसएससी के लिए होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है डिपार्टमेंट, ठीक है। या फिर रेंज कंसेप्ट में भी दिया हुआ था कि आपको वो रेंज होती है कि उसके अगर बीच में आ जाता है तो फिर वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये फर्दर चेक्स हुए, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी बनती है, अगर लाइबिलिटी बनी तो फिर उसको पे करना होता है, ठीक है। ठीक है, अगर वो पे कर देता है उस लाइबिलिटी को, तो फिर चैप्टर ओवर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो मान लो पे नहीं करता है उसको, तो और फिर पे करने के लिए भी क्या होता है, देखो वो डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आपने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, लेकिन अब आप क्या करो, अपने पैसे को बाहर से रिपेट्रिएट करो इंडिया में, मतलब बाहर से मंगाओ भाई, जो भी आपने एक्सिस में जो भी आपकी लाइबिलिटी आई है वो आप, क्योंकि हमारा पैसा हम क्यों लॉस अपना भरे, तो तुम अपना पैसा बाहर से मंगाओ इंडिया में, ठीक है। अगर वो ये सब कर लेता है, इसे बोलते हैं एक तो प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट बुक्स बोलता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करो, ठीक है, जो एक्चुअल थी वो करो। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या होता है, रिपेट्रिएट करना होता है उसको इंडिया में, जितना भी लाइबिलिटी बड़ी होती है उसकी, ठीक है। अगर वो ये सब कर लेता है तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर ओवर, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो वो नहीं करता है ये सब चीज़ें, तो असेसी क्या करेगा, असेसी के पास चार ऑप्शंस होते हैं, या तो वो रिवीजन में चला जाएगा, या वो रेक्टिफिकेशन में, या फिर वो आपका जाएगा किसमें, DRP, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल होता है, ठीक है, उसमें चला जाएगा, ठीक है, और या फिर वो जाएगा अपील में। तो इस तरीके से